गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th के लिए तो उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने कल जो है पढ़ा था आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, मोमेंटम पे डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो ये लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी force and the change always takes place in the direction of force। तो यहाँ पर कह रहा है जितना मैं फोर्स लगा दूंगा बॉडी का उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ये कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स का, यही मतलब है ना, जितना मैं फोर्स ज़्यादा डालूंगा उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी। तो ये के जो आपका एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी आप लोग नाम दे सकते। के इज ए कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी इसका वैल्यू जो है 1 है एसआई में। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब यहाँ पर एक जो है बॉडी है, कंसीडर ए बॉडी, उसका मास जो है m है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों का जो है u है, एंड उसका v जो है फाइनल वेलोसिटी है किसी टाइम के बाद। ठीक, डेल्टा टी जो इसमें चेंज इन टाइम है, मीन्स आप लोगों का इनिशियल से फाइनल जाने के लिए वो टाइम है आप लोगों का डेल्टा टी। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो आप लोगों का इनिशियल मोमेंटम आएगा m इनटू u, और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा आप लोगों का m इनटू v। एंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम वी माइनस एम यू। तो आप लोगों का वहां से m को बाहर निकाल दिया तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, v माइनस यू। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब जो है मोमेंटम जो है चेंज किए, मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितना जो है टाइम में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आप लोगों का एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, के का वैल्यू 1 कर दिया, एफ इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर के इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा 1। एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, एम तो आपका कॉन्स्टेंट है, तो आपका डी वी अपॉन डी टी क्या बनेगा, वी माइनस यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वहाँ पर नीचे जो है डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एक्सेलरेशन आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। Thus न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या दे रहा था, मतलब जो है फोर्स का डिफिनेशन दे रहा था। फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने कहा था फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है इस तरह से जो आपके किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ जो है मेजर दे रहा है फोर्स, फोर्स का मेजरमेंट दे रहा है, फोर्स किस चीज़ की बराबर होगा ये दे रहा है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, या न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ से भी कह सकता है, पहला तो आप लोग वहां से डिफाइन कर सकता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या तो यहाँ से लिख सकता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आप लोगों का मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर बनेगा, आपका फोर्स। ठीक है, तो आपका जाएगा एफ इज इक्वल टू एम। तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स दे रहा है, या तो यहाँ से भी इस तरह से भी लिख सकता है अनदर मेथड, एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर ये कैलकुलस मेथड में हम देखते हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी। एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी को मैं बाहर निकाल दूंगा, पी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू वी। ठीक है ना, मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। एफ इज इक्वल टू एम को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा आपका, एक्सेलरेशन यहाँ से लिख सकता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ से भी स्टेटमेंट दे सकता है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसिक्वेंस, इसका क्या रिजल्ट होगा न्यूटन सेकंड लॉ का। इट गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, ये हमें फोर्स का मेजरमेंट दे रहा है ना, फोर्स का जो है पहले लिखा था यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये हमें फोर्स का मेजरमेंट दे रहा है, तो ये जो है फोर्स का हमें क्वांटिटी बता रहा है। इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, तो ये जो है इनर्शियल मास का कंसेप्ट दे रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी इज ग्रेटर इफ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी और वाइस वर्सा।
तो यहाँ पर क्या रहा है, बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब फोर्स आपका ज़्यादा होगा। वाइस वर्सा का यही मतलब है, आप लोगों का बॉडी में अगर जो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, कब कम प्रोड्यूस होगा, जब उसमें फोर्स हम कम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब कम फोर्स लगाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो आप लोगों का इक्वलिटी साइन लगाएंगे एम इंटू ए। एम जो है आपका एक कांस्टेंट है ना, यहाँ पर लिखा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर मैंने कांस्टेंट साइन लिखा, वेयर एम इज द कांस्टेंट, ये आपका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये एन इक्वल टू द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी, या इसको आप लोग कहेंगे इनर्शियल मास कहेंगे या सिंपली मास कहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का मास का कंसेप्ट दे रहा है। इफ same force is applied on a two body of masses m1 and m2, अगर आपका फोर्स जो है सेम है, जैसे कि मैं कहूँगा 5 न्यूटन मेरा फोर्स है, ठीक है ना, दोनों पर अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, बॉडी का जो है मास m1 है उस पर भी अप्लाई कर रहा है, बॉडी का मास जो m2 उस पर भी अप्लाई कर रहा है। देन तो आप लोगों का m1a1 इज इक्वल टू m2a2 होगा, क्योंकि आप लोगों का वहाँ पर लिखा f इज इक्वल टू m1a1, f इज इक्वल टू m2a2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो f की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, a1, तो आप लोगों के किसके बराबर होगा, m2a2, और a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या बनेगा, m2 डिवाइडेड बाय m1। इस प्रोपोर्शनलिटी से आ जाएगा a1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। तो मीन्स जो आपका हैवी बॉडी होगा वो कम एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो ना, जो आपका हैवी बॉडी होगा वो कम एक्सेलरेट करेगा, मींस लाइट बॉडी जो है ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है ना। अगर आप लोग फोर्स लगाएंगे, आप पोटेंशियल लगाएंगे, तो आपका जो है जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो है एक्सेलरेशन कम होगा, और लाइट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जब हम सेम फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे इस तरह से लिखा है आप लोगों का, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर आप लोगों का m1 ग्रेटर होगा किससे, m2 से, तो मीन्स a2 ज़्यादा होना चाहिए a1 से, क्योंकि वहाँ पर लिखा हेवियर मास का जो है आप लोगों का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर m1 जो है ज़्यादा है तो a1 कम होना चाहिए, m2 कम है तो a2 ज़्यादा है। दिस शोज दैट स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेड इन ए हैवी बॉडी देन द लाइटर बॉडी, इसका मतलब जो है बॉडी में आप लोगों का जो है स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किस में, हैवियर बॉडी में, एज कम्पेयर टू द लाइटर बॉडी से, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड जो इसका कंसिक्वेंस देखते हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें फोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा टू मूव ए बॉडी विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है तो फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वी नो दैट, हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, हमें पता है ना एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। व्हेन अ बॉडी इज मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो है एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी आप लोगों का यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन इसीलिए क्या आ जाएगा, ज़ीरो आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मास तो आपका ज़ीरो हो ही नहीं सकता, मास आपका जो है किसी बॉडी में आप लोगों का क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर ए का वैल्यू ज़ीरो होगा, एम वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन एफ का तो वैल्यू ज़ीरो होगा ना, एम इंटू ज़ीरो आपका ज़ीरो, एफ इज इक्वल टू आप लोगों का ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने लिखा, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, तो फोर्स भी ज़ीरो, इसीलिए मैंने कहा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो मुझे कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एफ का वैल्यू ज़ीरो होगा जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद लिखो एक्सेलरेशन मोशन, बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा किसकी वजह से होता है, इज ऑलवेज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन से होता है। मीन्स आप लोगों का बॉडी जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा किसकी वजह से, आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो लास्ट में ही लिखा ना, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी में एक्सेलरेट प्रोड्यूस होगा। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का आप लोगों का एसआई यूनिट और आपका सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। एसआई यूनिट आपका लिख सकता है न्यूटन, और आप लोग लिख सकते हैं सीजीएस यूनिट आप लोग लिख सकता है डाइन। 1 न्यूटन कब होगा, जैसे कि आप लोगों का
बॉडी का मास क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों का 1 kg होगा और बॉडी जो है मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन, तो उस वक्त हम कहेंगे उसके जो है फोर्स को हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन। उसी तरह से आप लोगों का 1 जो है डाइन आप लोग कह सकते हैं ना, ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस वक्त आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1 डाइन आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।